हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अब तक आपने हमारा वो पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर जो आई आइकन है वहाँ पर मिल जाएगा। आज हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का भाग दूसरा है। इसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें 2 टाइप होते हैं, पहला बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेस। सो बायोटिक रिसोर्सेस क्या होता है? सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइवस्टॉक्स। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बायोस्फीयर में मिलते हैं और जिसमें कुछ लाइफ होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया यानी कि इंसान, और फ्लोरा एंड फोना हो गया, फिशरीज हो गया, और लाइवस्टॉक्स। सो फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज एंड लाइवस्टॉक यानी कि एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, पानी में जो मछली है वो हो गई। लाइवस्टॉक मतलब जैसे कि गाय हो गया, है ना, गाय, बैल, कैमल, ये जो है ये लाइवस्टॉक है, बकरी, ये सब लाइवस्टॉक आता है। सो बायोटिक रिसोर्सेज को अगर हमने एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो लिविंग बींग्स बोलेंगे। बायोटिक रिसोर्स को अगर हमने एक वर्ड में अगर बताना कि बायोटिक रिसोर्सेस क्या कौन हो, किसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज है, ठीक है। और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। सो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन सा होता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। मतलब कि जो एबायोटिक रिसोर्सेज होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये एग्जांपल है। यानी कि अगर हम एक सेंटेंस में अगर बोलेंगे, एक वर्ड में बोलेंगे कि एबायोटिक रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग कौन हो गया? बायोटिक रिसोर्सेज, और नॉन लिविंग थिंग क्या हो गया? एबायोटिक रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 टाइप होता है। एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, जो अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो लिविंग थिंग्स हो गया, और दूसरा होता है एबायोटिक रिसोर्सेज, जिसको अगर हमने एक वर्ड में बोलेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे उसमें। सो बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइवस्टॉक। और एबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है? रॉक्स, मेटल्स, ये सब आएगा इसमें एबायोटिक रिसोर्सेज में। सेकेंड टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके होते हैं 2 टाइप। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, chemical और mechanical process are known as renewable और replenishable resources। मतलब कि renewable resources क्या होता है? जो renewed हो सकता है या reproduce कर सकते हैं किसी physical, chemical या mechanical process की जगह, उसको बोलते हैं हम renewable या replenishable resources। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर और विंड एनर्जी हम बार बार जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी मतलब आपने सोलर प्लेट के बारे में सुना होगा, सोलर प्लेट, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, या सोलर वाटर हीटर भी सुना होगा। सो ये वो सोलर एनर्जी जनरेट करता है। और विंड एनर्जी बताऊंगा आपको। जो पहाड़ियों में आपने देखोगे बड़े बड़े फ़ैन लगे रहते हैं और हवा के कारण वो घूमते रहते हैं, और जितना घूमेगा उतना उसको एनर्जी जनरेट होता है और वो स्टोर किया जाता है।
सो ये सोलर और विंड एनर्जी है, ये हम रिन्यू कर सकते हैं, हम बार बार उसको जनरेट कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है। अब सोलर मतलब हमने सूर्य की एनर्जी हमको मिलती रहती है बार बार, विंड हवा चलते रहता है तो उसकी एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। फिर वाटर भी रिन्यूएबल होता रहता है। वाटर कैसे रिन्यूएबल होता है? जो समुद्र है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनकर नीचे बारिश के द्वारा आता है। सो ये साइकिल चलता रहता है, मतलब ये बार बार पानी आता रहेगा, है ना। फिर आता है और फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को जैसे कि हमने पौधा लगा दिया तो पेड़ बन गया, हाँ। फिर उसकी टहनी गिर जाती है, फिर टहनी को अगर कहीं और लगा दिया अपन ने तो उसका भी एक पौधा बन जाता है ना। सो ये रिन्यूएबल हो गया। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूस और फ्लो। इसका हमने जो डायग्राम देखा था पिछली वीडियो में, जो कि ये था कंटिन्यूस एंड फ्लो वाला। कंटिन्यूस एंड फ्लो वाला कौन सा होता है? विंड और वाटर। कंटिन्यूस एंड फ्लो, ये विंड एंड वाटर। कंटिन्यूस होता है विंड और फ्लो कौन सा? वाटर। वाटर फ्लो में रहता है, ठीक है। सो आपको अभी समझ में आए होंगे रिन्यूएबल किसको बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब वो होता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की जगह। अगर हम कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके एग्जांपल हमें देख चुके हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मतलब कि इन रिसोर्स को एक टाइम पीरियड लगता है और वो टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। ये टाइम पीरियड 50 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है। सो एक बहुत ही लंबा टाइम होता है। सो ये कौन सा होता है? जैसे कि मिनरल्स हो गया, मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स, ये एग्जांपल है इस रिसोर्स का। जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स रहते हैं उसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो भी डेड एनिमल्स जो धरती में यानी ज़मीन में जो समा जाते हैं, उसमें जब हज़ारों साल जब उसमें प्रोसेस होता है तब जाके एक फॉसिल फ्यूल बनता है। और ये फॉसिल फ्यूल किससे बन सकता है? एनिमल्स का हो सकता है या फिर पेड़ जो अंदर में समा गए उनका भी हो सकता है। तो फॉसिल का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं, अगर बोलेंगे सिंपल वर्ड में कंकाल बोलेंगे अपन, है ना, कंकाल भी बोल सकते हैं इसको। तो फॉसिल फ्यूल्स के लिए हमको हज़ारों साल लगता है। फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल क्या है? फॉसिल फ्यूल से हमने क्या बनाया? हम फॉसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? फॉसिल फ्यूल को हम बनाते हैं पेट्रोल और डीजल, जो कि हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल अगर नॉन रिन्यूएबल है, सो पेट्रोल और डीजल हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। एक बार पेट्रोल डीजल ख़त्म तो ख़त्म। अभी हमारे पृथ्वी पर जो पेट्रोल और डीजल है उसका जो क्वांटिटी है दिन ब दिन कम होती जा रही है। सो आने वाले समय में शायद 100 साल या 200 साल में ऐसा समय आ सकता है कि जब पेट्रोल और डीजल रहेगा ही नहीं। इसलिए है जो कंपनीज़ है वो बैटरी वाली बाइक्स ला रहे हैं। अभी बहुत ही अच्छे वाले, अभी बहुत सारी कंपनियां हैं वो 4 व्हीलर भी ला रहे हैं। शुरू में हमें दिक्कत आ सकती है। आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, जो है एडवांस वाली मूवीज़ में, उसमें भी दिखाते हैं कि वो लोग वो जो गाड़ियाँ हैं वो सोलर पे चला रहे हैं या किसी इलेक्ट्रिक या बैटरी पे चला रहे हैं। क्योंकि ये फ्यूचर है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको जनरेट नहीं कर सकते। और क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल से बनता है और फॉसिल फ्यूल को बनने में हज़ारों साल लगता है, इसलिए ये मुश्किल है रिन्यू करना। इसलिए साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि कोई और प्रोसेस आए जिससे है पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर सके। तो ये एग्जांपल हो गया मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। हाँ,
तो नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, इसे हज़ारों साल लगता है प्रोसेस में। इस तरह से है रिन्यूएबल में सोलर और विंड एनर्जी होती है, ये रिन्यू हो सकता है, लेकिन ये जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल से दोबारा नहीं आ सकते, इसमें हज़ारों साल लगते हैं, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। सो दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन दी फॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा है कि इसके प्रोसेस को मिलियंस ईयर्स लगते हैं, 1000 ईयर्स लगते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their use. So कुछ रिसोर्सेस है जैसे मेटल्स है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम रिसाइकल नहीं सकते, रिसाइकल बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। सो अब समझ में आएंगे आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में ये दो टाइप क्यों है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब होता है नष्ट हो जाना। सो इसमें दो टाइप रखा है, एक रिन्यूएबल मतलब वो एनर्जी यूज़ होकर नष्ट होती नहीं है, बल्कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में वो नष्ट हो जाती है, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सो अब तक आपने ये दो पॉइंट देख लिए। अब तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब इसमें 4 टाइप्स है। पहला क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन ओन करता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल्स। जैसे मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनके खुद की लैंड होता है जिस पर वो खेती करते हैं। ठीक है, जो गांव में जो भी खेती करते हैं, सो बहुत से जो फार्मर्स होते हैं उनकी खुद की खेती होती है, वो लोग गवर्नमेंट से वो लैंड को परचेस किया हुआ रहता है, उनके पास उनका क्या होता है, एक लेटर होता है जिसमें लिखा रहता है कि वो प्रॉपर्टी उनको बिलोंग करती है। सो इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इनके पास लैंड नहीं होता है, मतलब वो किसी और के खेती में काम करते हैं, उसको हम लैंडलेस बोलेंगे। और अर्बन पीपल हु ओन्स प्लॉट्स। सो जो शहरों में रहते हैं उनका प्लॉट होता है, हाउसेस होता है, या कोई अदर प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि ये मेरा प्लॉट मैंने ख़रीदा है घर बनाने के लिए। हाँ, बहुत से कि आपने देखा होगा कि खुद का मकान होता है, कुछ लोग रेंट पे लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रेंट पे नहीं होके खुद का मकान होता है, उसके रजिस्टर में उनका खुद का नाम होता है। और बाकी के प्रॉपर्टीज़ भी होती है, अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती है उनकी। सो ये आता है इंडिविजुअल में। और जैसे कि प्लांटेशन, पेस्टर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। ये सब एग्जाम्पल है इंडिविजुअल ओनिंग का। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड। अब इसका अगर सिंपल एग्जाम्पल बोलेंगे, सो आपके पास जो किताबें हैं, जो बैग है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, इस सब के आप ओनली इंडिविजुअल ओनर हो, वो आपकी है, आपका बैग है। आप बोलेंगे मेरा बैग है, मेरी बुक्स है, मेरे पेन्स हैं, ये आपका है क्योंकि ये आप यूज़ कर रहे हो। ये एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि वो रिसोर्सेज होते हैं जो उस कम्युनिटी के सारे मेंबर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पर वो रिसोर्स नहीं होता है, बहुत सारे लोग उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं। विलेज, जैसे कि विलेज कॉमन्स, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, विलेज, ये सब पब्लिकली यूज करते हैं।
कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मतलब जो एक पूरा पब्लिक, पूरे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पब्लिक पार्क, पार्क में कोई एक ओनर नहीं होता है, कोई भी पार्क में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। पिकनिक स्पॉट्स, पिकनिक स्पॉट भी जानते होंगे आप, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं पिकनिक करने के लिए। फिर प्लेग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर उसका ओनर नहीं होता है। इन अर्बन एरियाज आर डे फैक्टो accessible to all the people living there। सो जो भी ये जो शहर में जो प्लेग्राउंड होते हैं, सो जो भी व्यक्ति वहाँ पे आसपास में रहते हैं वो व्यक्ति वहाँ पे उस प्लेग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। सो इन शॉर्ट में अगर बोलेंगे कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब वो होता है कि जहाँ पे किसी एक व्यक्ति का ओनरशिप नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन उस रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना। इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब मल्टीपल पर्सन उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं। और तीसरा है हमारा टाइप, वो है नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? टेक्निकली ऑल दी रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अगर हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा लैंड है, ये बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली ये जो घर है, ये आपका लैंड है, वो कहाँ है? एक नेशन के अंदर ही है। इसलिए ये सारी चीज़ें किसको बिलोंग करती है? नेशन को। भले ही ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी है कहाँ? एक नेशन में, एक शहर में, एक स्टेट में, एक देश में। सो नेशन मतलब देश की बात चल रही है यहाँ पे। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। सो किसी भी कंट्री को अधिकार होता है कि आपकी प्रॉपर्टी वो पब्लिक पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई रोड बनता है तो कितने लोगों के प्लॉट चले जाते हैं, कितनों के घर टूट जाते हैं। क्यों? फॉर डेवलपमेंट पर्पस वो उन प्लॉट पर रोड बना लेते हैं, हाईवेज बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं। कितने सारे फार्मर्स अपने लैंड को खो देते हैं। क्यों? किस कारण? डैम बन जाता है, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट बन जाते हैं। सो जो नेशन को अधिकार है कि वो अपने इस अधिकार, अपना जो इंडिविजुअल जो राइट्स है उसको वो डिस्क्लोज कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं टेक्निकली ये जो सारे प्लॉट्स है, जो सारे हमारे ओनरशिप प्रॉपर्टीज़ है, वो टेक्निकली एक नेशन को बिलोंग करता है। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals, है ना? जैसे मैं एग्जांपल दिया, रोड्स, कैनल्स, रेलवेज। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट से उनको अधिकार मिलता है आपके लैंड को एक्वायर करने का। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles means 22.2 km from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। अगर हम एक सेंटेंस में बोलेंगे तो कौन से क्या क्या नेशन में आता है? नेशनल रिसोर्स में क्या आता है? ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। यानी जितने भी मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, जो कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ओशनिक एरिया के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, वो सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर। यानी जो हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारा जो बोलेंगे हम इंडियन ओशन से जो लेंगे, इंडियन ओशन के आसपास है। यानी कि हम अगर पकड़ेंगे महाराष्ट्र, फिर इधर नीचे में जो है कन्याकुमारी, और ऊपर में इधर
चेन्नई, आंध्र प्रदेश की तरफ का जो एरिया है, ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। सो उस बाउंड्री से लेकर तो पानी के अंदर तक 22.2 किलोमीटर, ये 12 नॉटिकल जो किलोमीटर है, ये जो है ये आते हैं अपने नेशनल में आएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो कन्याकुमारी की जो बाउंड्री है वहाँ से जो पानी ओशन एरिया है, ओशन एरिया कितना एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि 22.2 किलोमीटर, वो हमारे इंडिया में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि आखिरी वाला जो है, यानी कि आखिरी टाइप कौन सा है उसका, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आखिरी टाइप क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutes। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट करती है कुछ रिसोर्स को, तो जो ओशनिक रिसोर्स है वो 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि ओपन ओशन में होता है, वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का राइट्स नहीं होता है, वो सारे देश उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने इंडिया को अगर कोई मिनरल्स या फिर के लिए अगर उस एरिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कुछ पाइपलाइन डालना है फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ डिगिंग करनी है, तो उसको यूएन में पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उसको परमिशन मिलने के बाद ही वो वहाँ पे उस 200 नॉटिकल माइल्स में कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, सो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और अब है तीसरा टाइप रिसोर्सेज का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन्हें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज देखेंगे। सो पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन सा होता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब कि वो रिसोर्सेज जिनमें जो कि रीजन में अवेलेबल तो हैं मगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होता है जो कि अवेलेबल तो होता है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल तो होता है मगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है पर्टिकुलर कौन सा है, राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। तो राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, हम वहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं मगर हम वहाँ पे प्लांट लगा नहीं रहे हैं। क्यों, एक्सपेंसिव या कुछ भी फाइनेंशियल कारण भी हो सकता है। सो अगर हम सोचे कि राजस्थान और गुजरात में हम विंड और सोलर एनर्जी का प्लांट लगा सकते हैं लेकिन हम लगा नहीं रहे हैं फॉर सो एंड सो रीज़न, सो उसको हम बोल देंगे हम पोटेंशियल रिसोर्सेस। सो पोटेंशियल रिसोर्सेस मतलब जो कि रीजन में अवेलेबल है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेस। अब डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड
मतलब उसका सर्वे किया गया है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, मतलब उसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता चल चुकी है फॉर यूटिलाइजेशन। The development of resources depends on technology and level of their feasibility। मतलब कि हमने रिसोर्सेज का सर्वे कर लिया है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी चेक डिटरमाइन कर लिया है, और इसके डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। मतलब उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है रिसोर्सेस। अभी इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि गोल्ड है। गोल्ड हमने देखा कि इस पर्टिकुलर्स में अवेलेबल है, पर्टिकुलर प्लॉट में हमने सर्वे कर लिया, फिर हमने चेक कर लिया कि क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और फिर मशीनरी के जरिए हमने गोल्ड को डिग किया। सो ये एग्जांपल हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज का। अब तीसरा है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कौन सा होता है? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द appropriate technology to assess these are included among stock। मतलब कि एनवायरनमेंट में वो मटेरियल अवेलेबल है पोटेंशियल, ठीक है, और वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते, इसलिए वो स्टॉक कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for this purpose, hence it can be considered as stock। मतलब कि जो वाटर है उसमें दो गैसेस होते हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। उसमें जो हाइड्रोजन है उसमें अंदर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, मगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करके इसका इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो स्टॉक कहलाएगा। अब उसका आखिरी है रिजर्व। इसका ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का आखिरी टाइप्स है रिजर्व। रिजर्व क्यों बोलते हैं? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल know-how but their use has not been started। मतलब कि वो रिजर्व ने हमने स्टॉक करके रखा हुआ है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे, फॉरेस्ट है, हम फॉरेस्ट बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल हो सके, फ्यूचर में यानी आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। सो एग्जांपल हमने फॉरेस्ट दे दिया, वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। सो रिवर वाटर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम अभी सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्सटेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। Thus the water in the dams, forest etc. is a reserve which can be used in the future। ऐसे जो डैम में जो पानी है, फॉरेस्ट है, ये फ्यूचर के लिए हम सेव करके रख रहे हैं। तो यहीं पर हमारा
रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 हम एंड कर रहे, और अगले इसमें हम चालू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।